कि हम कौन कौन से लॉ पढ़ने वाले हैं इसमें। लॉज, बल्कि लॉज के बजाय आर्टिकल्स ऑब्लिक अमेंडमेंट्स ऑब्लिक केस लॉज इन्वॉल्व इन केशवानंदा केस। सबसे पहले आर्टिकल के बारे में देखें, कौन कौन से आर्टिकल देखने को मिलेंगे इसमें। आर्टिकल नन अदर देन आर्टिकल 13। क्या था ये आर्टिकल? अगर कोई लॉ आया जो कि एवरेज करता था फंडामेंटल राइट्स को, तो वो क्या हो गया? वॉइड। फंडामेंटल राइट्स का मतलब पार्ट 3। तो कोई भी लॉ जो हमारे मौलिक अधिकार हमने छीनता था वो वॉइड होंगे फॉर श्योर। इसके अलावा आर्टिकल 14 भी डिस्कस करेंगे। 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, और मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है ना ये। इसके अलावा आर्टिकल 19 का मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अभी हो गया है एबोलिस्ट। अभी हम रेट देखेंगे तो वो एबॉलिस्ट हो चुका है, रिपील्ड हो चुका था। एबॉलिस्ट नहीं, रिपील्ड हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। इसके अलावा आर्टिकल 31, इसके अलावा सिर्फ टच करेंगे इस वाले को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना। आर्टिकल 21 क्यों पढ़ेंगे, क्यों टच करेंगे? क्योंकि एक बात बोली थी केशवानंदा ने, इसमें बोली थी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 मेक्स अ गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल है ना, ये तीनों साथ जुड़े हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, है ना। ये सिर्फ टच करेंगे इसको, इसका इससे ऐसे तो मतलब नहीं है। ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 368 तो ऑब्वियसली है, ये दो आर्टिकल की लड़ाई है मेनली। कौन कौन से? 368 और आर्टिकल 13 की। 368 में संविधान क्या बोलता है कि भाई आप अमेंडमेंट का आर्टिकल है बेसिकली ये, अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को अगर संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए करेगा। ठीक है। अगर वो कुछ भी कर सकता है संशोधन में, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी अमेंड कर सकता है, तो क्या वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 को बदल सकता है? क्योंकि उसको आर्टिकल 13 रोकता है। ये लड़ाई थी। ठीक। इसके अलावा गोलकनाथ केस में एक अलग एंगल खोलने की कोशिश करी थी, मतलब लड़ाई खत्म करने की कोशिश की थी कि आर्टिकल 368 वर्सेस 13 वर्सेस बहुत ही काम कर रहा है, एक काम करते हैं, एक अलग एंगल खोलते हैं। और उन्होंने जिक्र किया था एंट्री 97 एंट्री किसकी? यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट शेड्यूल, कौन शेड्यूल है इसका? कौन से शेड्यूल में तीनों एंट्रीज हमारे सिलेबस में भी है, पिछले बार पढ़ा था हमने 7 में। ठीक है ना। लिस्ट 1 जो है, जिसके तहत गोलकनाथ ने कुछ बात करी थी कि आपने तो करेंगे तभी करेंगे, है ना, वरना सारा स्पॉइल हो जाएगा, है ना, सारा स्पॉइल हो जाएगा कि गोलकनाथ की बात मैंने अभी बता दी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलो इसके अलावा एक एंट्री अच्छा और हुई थी, एंट्री 18वीं एंट्री, लेकिन ये किसकी थी? ये थी स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट कौन सी है? सेकंड लिस्ट, वही शेड्यूल 7। थोड़ा जिक्र इसके बारे में भी होगा। और क्या रह गया? 31A, 31B और 31C। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31
बी, आर्टिकल 31C। 31C के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, 31A और B के बारे में जल्दी बात करेंगे। और 31A और B पहले ही आ गए थे, है ना, 1951 के ये दोनों अच्छा ये A B C मतलब अमेंडमेंट्स, है ना, अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, ठीक है। ये हमारा 51 अमेंडमेंट 1951 के अमेंडमेंट से, ये 51 अमेंडमेंट से, ये हुआ 1975 के अमेंडमेंट से, बहुत पुरानी बात है ना। इसकी नींव रखी जा चुकी थी 1973 में, ठीक है। ठीक, इसके अलावा अच्छा हाँ भाई, आर्टिकल 26 तो आई गया, रह गया, जिसमें एक्चुअली केशवानंद ने केस करा था। केशवानंद सामने राइट टू मेंटेन क्या, रिलीजियस प्रॉपर्टी, है ना। आई हैव बीन डूइंग केशवानंद रिसर्च फ्रॉम लास्ट 4 to 5 days. आई हैव बीन रीडिंग दिस ओनली केस, फिर सिर्फ यही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बहुत मज़ा आ रहा है। 703 पेज की जजमेंट, 68 डेज की हियरिंग। मैं इतना डीप जा नहीं पा रहा, वरना मेरा मन है नाना पालकीवाला जी की आर्गुमेंट सुनने का। द रीज़न बीइंग इज कि इस केस की आर्गुमेंट्स जो उन्होंने रखी कोर्ट के सामने, वो अब तक की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री की सबसे अच्छी आर्गुमेंट मानी जाती है अब तक की। तो इसीलिए किसी में एक्चुअली में दम भी नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी जजेस में आने वाले, कि वो इस केस को टच कर सके, या इसको कि वो मानते कि हमारी भाई इतनी एक्चुअली औकात नहीं है कि हम इतनी इसमें बैठे हुए महान लोगों को के बारे में, इनके बारे में, इनको इनकी फैसलों को सोच सके, समझ में आ सके। समझ में आना मुश्किल है, इस पे रिसर्च होती हैं, और हार्वर्ड वगैरह में इस केस पे रिसर्च होती है कि क्या बोला, किसने बोला, है ना। क्योंकि जो जज जो बोलता है उसको नॉर्मली उस जज की अपब्रिंगिंग से जोड़ा जाता है। ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उनकी अपब्रिंगिंग से जोड़ा गया कि हमारे संविधान में रिजर्वेशन के इतने प्रोविजन जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो एक्चुअली में अपने कुछ प्रताड़ित और थोड़ी शोषित रहे हैं लाइफ में, है ना। तो कोई जज क्या ओपिनियन देता है, थोड़ा उसको उसकी हिस्ट्री, जज तो है जो अल्टीमेटली इंसान ही, ऐसा नहीं कि वो अनबायस ही रहेगा हमेशा, थोड़ा बहुत बायस है तो उसके अंदर होगी ही नहीं, और वो बायस है तो उसके नेचर को लेकर उसको आ जाती है, ठीक है ना। पढ़ने बैठोगे तो मैं 3-4 प्रोविजन नहीं मानता हूँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए। ये चीज़ें जो पढ़ लो, डीप में पढ़ लो, संविधान आएगा आपको। पहला एक तो यही हो गया, दूसरा इसके साथ टच होगा ही होगा इमरजेंसी, है ना। और इसके साथ इसके अलावा बाकी जो मिनर्वा मिल्स केस हो गया, एडीएम जबलपुर केस हो गया, है ना, और ये मेनका गांधी केस हो गया, ये दूसरा केस और हो गए। इनको पढ़ लो, आपको सारा संविधान याद हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा भाई साहब, है ना। चलो आ दो, ओके, नहीं मिटा रहे, कोई आर्टिकल रह तो नहीं गया, रह गए 3 आर्टिकल रह गए। रुक जाओ, अभी फोटो मत खींचो भाई। आर्टिकल 31 हो गया। सुप्रीम कोर्ट में रिट कौन से आर्टिकल में डालते हैं? आर्टिकल 32। इसी आर्टिकल इस्तेमाल करते हुए गए थे वो केशवानंद जी, ठीक। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है। इसके अलावा ये जो यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, इनको किसने पावर दी है, कौन से आर्टिकल ने पावर दी है कि आप जो काम करोगे आपके कामों में यूनियन दखलंदाजी नहीं करेगी, और आप जो यूनियन काम करेगी उसके कामों में स्टेट दखलंदाजी नहीं करेगी। कौन से आर्टिकल से पावर आती है? सेपरेशन ऑफ पावर। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास में, सबसे पहले हमने ये स्टार्ट करी थी, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। याद आ गया? एक एक क्लॉज पढ़ा था, इसका क्लॉज 1 तो क्लॉज 1 एक एक करके पढ़ा था हमने, है ना। हमने मतलब मैंने तो पढ़ा ही था, आपका नहीं पता ना, तो डाउट सा हो रहा है मेरे को शक्लें देख के, ठीक है। ये सब है, अरे ये सब नहीं, अभी और भी है, अभी और है, ठीक है ना। इधर तो हमने क्या लिखा ऊपर? आर्टिकल, अमेंडमेंट और केस लॉस। अब ये सिर्फ आर्टिकल्स आए हैं बीच में, अभी सिर्फ आर्टिकल डिस्कस करें। मेजरली आपको आते हैं, अगर ध्यान देखो तो मेजरली आप लोगों ने करे हुए हैं। 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज F लास्ट क्लास में कराई था हमने,
क्लॉज एफ करा था ना, राइट टू प्रॉपर्टी करा था, करा तो था, अरे आपने कराया था, हमने तो पता नहीं करा था नहीं करा था, है ना। और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के साथ बिना आर्टिकल 31 पढ़े पॉसिबल ही नहीं है। दोनों आर्टिकल पढ़े थे हमने, कहानी अच्छे से पढ़ी दोनों की। आर्टिकल 226 पिछले सेमेस्टर में करा था, आर्टिकल 32 पिछले सेमेस्टर में था हमारे पास, रिट्स, हेबस कॉर्पस, मंडमस, क्यू वारंटो, सरसरी, है ना, ये सारी रिट्स, ठीक। 368 इस बार सिलेबस में आपके पास जो सिलेबस में जो है वो है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, अमेंडमेंट, ठीक है, मेजर अमेंडमेंट्स आई करें। चलो अब उस पे आ जाओ। अरे कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है और रह गया। 9th शेड्यूल, ये कौन सा शेड्यूल है? जुडिशियल रिव्यू। नो वन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द लॉ enacted and enforced by the parliament if that act, that amendment, that change is been put under schedule 9 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, कहां डाल दिया? 9th शेड्यूल में। तो एक लड़ाई ये भी थी कि भाई दिस फ्रॉम दिस अमेंडमेंट्स, फ्रॉम वेरियस अमेंडमेंट्स इंदिरा गांधी ट्राइड टू वीक द जुडिशरी। 9th शेड्यूल का इस्तेमाल कर करके वो हमारे जुडिशरी को वीक कर रही है। ये डिस्कस हुआ था गोलकनाथ में, ये डिस्कस हुआ था केशवानंदा में, है ना। इसके अलावा और शेड्यूल्स भी हैं, लेकिन वो केशवानंदा तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत नहीं है, वो केशवानंदा के बाद की कहानी है। लेकिन चाहो तो लिख लो 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये दो अमेंडमेंट जो है ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, साथ में पढ़ने चाहिए कायदे से। चलो अमेंडमेंट भले मत लिखो, अमेंडमेंट लिखते हैं अब कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स इस तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ने हैं। हटा दो उसको, अब आ जाओ अमेंडमेंट्स पे।